Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 21st of March 2023. फर्स्ट न्यूज़ है जापान प्राइम मिनिस्टर इंडिया इंडिस्पेंसेबल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक। तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं और यहाँ पर बात की गई इंडो पैसिफिक को लेकर कि इंडो पैसिफिक यहाँ पर फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर उनका ये कहना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए। तो इंडिया इनडिस्पेंसेबल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक। अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो हमें चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है इंडो पैसिफिक रीजन में। Amid increasing concern over China's aggressive behavior in the region, Japan Prime Minister Fumio Kishida on Monday emphasized that India is indispensable in Tokyo's plan for a free and open Indo-Pacific। जो दोनों कंट्री की पार्टनरशिप है ये बेस्ड है ऑन शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ इन द इंटरनेशनल अरीना। फिर यहाँ पर बेसिकली चाइना की बात करें तो जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर उनका ये कहना था कि अगर हम यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी देखें तो देयर वर नो वॉइसेस एट ऑल इन ईदर जापान और इंडिया, जिनका ये कहना था कि जो टोटलिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा ये ज़्यादा बेटर होगा। दैट सेड दैट अ टोटलिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वुड बी बेटर। तो बेसिकली ये चाइना को लेकर एक ऑब्लिक रेफरेंस था क्योंकि चाइना में ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी। द पीपल ऑफ द टू कंट्रीज हम्बली एक्नॉलेज डाइवर्स वैल्यूज़ हैं, कल्चर्स हैं, हिस्ट्रीज़ हैं और जिनको समझना बहुत आसान काम नहीं है। इस बार जापान के पास G7 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर का यही कहना था कि जापान होल्ड्स द G7 प्रेसिडेंसी एंड इंडिया होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी। माई होप इज़ दैट थ्रू वर्किंग टुगेदर विद आसियन एंड मैनी अदर कंट्रीज पीस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। विजन क्या है? तो विजन यही है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड ये रीजन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ को वैल्यू किया जाए, फ्री फ्रॉम फोर्स और कोर्शन होना चाहिए। इंडिया ने बेसिकली जापानीज प्राइम मिनिस्टर को बताया कि ग्लोबल साउथ ये इंपॉर्टेंट पिलर होने वाला है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के लिए। वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव क्योंकि हमारा जो कल्चर है ये विश्वास करता है वसुधैव कुटुंबकम में। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली और सबको साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। वी एक्सचेंज्ड व्यूज़ की डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को लेकर, ट्रेड, हेल्थ एंड डिजिटल पार्टनरशिप। जापान ने यहाँ पर टारगेट किया था कि जापान बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा 5 ट्रिलियन येन का इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स और इसके ऊपर प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। लास्ट ईयर वी हैड सेट अ टारगेट ऑफ जापानीज इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 ट्रिलियन येन इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इट इज़ अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट देयर हैज़ बीन गुड प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन। और इसके अलावा जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए जो कि हिरोशिमा में होगी मई में। किशिदा सेड ही हैड इनवाइटेड मोदी फॉर द G7 समिट इन हिरोशिमा इन मई। नेक्स्ट है सील्ड कवर प्रैक्टिस मस्ट एंड गोज अगेंस्ट प्रोसेस ऑफ फेयर जस्टिस। तो बेसिकली सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? तो आपने कई केसेस में देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक सील्ड एनवलप में इंफॉर्मेशन देती है जजेस को, जो कि सिर्फ यहाँ पर जजेस ही एक्सेस कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर जजमेंट भी दिया जाता है। तो बेसिकली जो यहाँ पर अपोजिंग पार्टी है उसको नहीं पता होता कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई, क्या एविडेंस दिया गया जिसके बेसिस पर ये जजमेंट आया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यही कहना है कि जो सील्ड कवर प्रैक्टिस ये खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये अगेंस्ट है प्रोसेस ऑफ फेयर जस्टिस के, stating that the sealed cover procedure must stop as it is fundamentally contrary to the basic process of fair justice। तो बेसिकली अगर कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है तो वहाँ समझ आता है कि आप यहाँ पर सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन दो, लेकिन यहाँ पर आप वन रैंक वन पेंशन के केस में सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ये नहीं समझ आता है। तो वन रैंक वन पेंशन के एरियर्स को लेकर यहाँ पर केस चल रहा था। एट द लास्ट हियरिंग द कोर्ट हैड आस्क्ड द गवर्नमेंट की नोट सबमिट करो कि क्या हुआ है, क्या करना बाकी है, क्या टाइम स्केड्यूल है एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें पेंशनर्स को उनके ड्यूज मिल जाएंगे। व्हाट हैपन्स इज वी सी समथिंग ही डज नॉट सी। तो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है, जजेस को वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं लेकिन यहाँ पर जो अपोजिंग पार्टी है ये नहीं इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाती है एंड वी डिसाइड द केस विदाउट शोइंग इट टू हिम। और इसीलिए ये जुडिशियल प्रोसेस के अगेंस्ट जाता है। कोर्ट में सीक्रेसी नहीं हो सकती, कोर्ट को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहना ज़रूरी है। सीक्रेसी तब हो सकती है जब यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर हो,
या तो किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड कोई मैटर हो, और समथिंग विच अफेक्ट्स द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और समबडीज लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत है सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को, ये यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। ये हाईलाइटेड ज़रूर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डे बिफोर दिल्ली बजट केजरीवाल से सेंटर हैज स्टॉप्ड इट। तो बेसिकली रूल्स के अनुसार जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो बजट होता है दिल्ली का, इसको यहाँ पर एलजी के पास भेजा जाता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेजा जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा क्लियरेंस के लिए। उसके बाद जो मिनिस्ट्री है ये प्रेसिडेंट के पास भेजती है फॉर अप्रूवल, और उसके बाद ही यहाँ पर बजट को टेबल किया जाता है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ISRO's LVM-3 to launch सेकेंड फ्लीट ऑफ 36 सैटेलाइट्स ऑन संडे। तो इससे पहले ये 36 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं, अभी यहाँ पर बाकी की 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। ये किसकी सैटेलाइट है 36 सैटेलाइट्स? तो बेसिकली ये यहाँ पर वन वेब की सैटेलाइट है। वन वेब यहाँ पर इतनी सारी सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करा रहा है? वन वेब यहाँ पर क्या करना चाहता है? तो बेसिकली जो वन वेब है ये क्रिएट करना चाहता है 588 सैटेलाइट स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टलेशन, जो कि प्रोवाइड कर सके हाई स्पीड लो लेटेंसी ग्लोबल कनेक्टिविटी। ठीक है। In its second commercial launch, India's heaviest launch vehicle, LVM-3, will launch a fleet of 36 OneWeb satellites, completing the first generation of the huge broadband constellation. स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया था 2020 में, और उसके बाद हमने देखा कि स्पेस सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो कि फोकस कर रहे हैं कि सैटेलाइट्स को बनाया जाए, उसकी एप्लीकेशन की जाए। इसके अलावा जो इसरो है ये भी यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहा है फॉर द कमर्शियल मार्केट। इंडिया कमर्शियल मार्केट का भी 2% कंट्रोल करता है और इसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं 10% तक 2030 तक। NRBI लेसन फॉर यूरोप ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्रेडिट स्विस के बारे में हम एक्सप्लेन्ड पेज पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि क्रेडिट स्विस में क्या हो गया है। नेक्स्ट है द ट्रूथ बाइट्स। ये आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर डॉग ह्यूमन इंसिडेंट्स की बात की गई है। तो दिल्ली में कुछ केस हो गया था, आज यहाँ पर 2 बच्चों को मार दिया गया डॉग्स के द्वारा, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेबीज़ की वजह से बहुत सारी डेथ्स होती हैं। तो सोल्यूशन क्या है? ये जो डॉग ह्यूमन इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया हैज़ क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस। और यहाँ पर बच्चों की डेथ हो जा रही है। This phenomenon is not new. Over the last 5 years, more than 300 people, mostly children from poor and rural families, have been killed by dogs. इसके अलावा यहाँ पर rabies deaths हो रही हैं। A 2017 study showed that homeless dogs in rural areas ये वाइल्ड लाइफ के लिए devastating हो सकते हैं। Over 80 species जिसमें से 30 endangered है, इनको डॉग्स के द्वारा टारगेट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स देख ली, या तो यहाँ पर डॉग्स अटैक करके मार दे रहे हैं, या तो रेबीज़ की वजह से डेथ हो जा रही है, और ये जो डॉग्स हैं वाइल्ड लाइफ के लिए भी खतरा है। दिस माउंटिंग एविडेंस पॉइंट्स टू अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए जो कि डॉग्स के लिए भी ह्यूमेन हो, पीपल के लिए भी हो, और वाइल्ड लाइफ के लिए भी हो, और साथ में प्रैक्टिकल भी हो। हम प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं डॉग्स के साथ? तो देयर इज़ नो वन आंसर। सबसे पहला, जो यहाँ पर पेट पेरेंट्स बन रहे हैं बेसिकली, जिनके घर में डॉग्स होते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉग ओनरशिप इज नेबुलस फॉर मोस्ट इंडियंस विद ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अर्बन डेवलपर्स, जो कि इस कैटेगरी में फॉल होते हैं जिनको कि पेट पेरेंट्स कहा जाता है। मोस्ट डॉग्स इन रूरल एरियाज आर एसोसिएटेड विद हाउस होल्ड्स। तो ये हाउस होल्ड्स उनको फीड तो करते हैं लेकिन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, उनके हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, उनके वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बस उनको फीड किया जाता है। इन अर्बन एरियाज टू आपको मिल जाएंगे लोग जो कि फीड करते रहते हैं डॉग्स को ऑन द स्ट्रीट, लेकिन उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अल्टीमेटली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट द लाइफ्स ऑफ द ह्यूमंस एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर सेफ एंड सिक्योर। फिर यहाँ पर बात आती है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। तो इसने यहाँ पर प्रोमulgate किया था एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स इन 2001। ये पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी कि डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेबीज़ वायरस है ये भी यहाँ पर कंट्रोल हो सकेगा। स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, और ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए करने की ज़रूरत है एक बार में। इज कैरीड आउट कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स एंड व्हेन देयर आर वेरी लो चांसेस ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स कमिंग इनटू द पॉपुलेशन, दिस सिनेरियो इज एप्लीकेबल ओनली ऑन आइलैंड्स और वेयर ह्यूमन सेटलमेंट्स आर वेरी वाइडली स्पेस्ड।
टू एक्सपेक्ट अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, आप इंडिया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि इंडिया यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ लगा दे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लोगों को डिप्लॉय करने के लिए जो कि यहाँ पर डॉग्स को कैच करे, ऑपरेट ऑन देम, उनकी ध्यान रखे। ये पॉसिबल अभी तो नहीं हो पाएगा। इवन इफ दे आर स्टेरलाइज्ड डॉग्स दैट कंटिन्यू टू लिव ऑन स्ट्रीट्स, ये उसके बाद भी काट सकते हैं, लोगों को चेस कर सकते हैं। अभी लोगों को चेस करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर लोगों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। दे सफ़र फ्रॉम हंगर एंड डिजीज़, और ये लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। वेयर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, डॉग डेंसिटी विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, स्पेशली अगर यहाँ पर लोग डॉग को फीड करते रहेंगे लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। द ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज टू इम्प्लीमेंट कि हमारे पास स्ट्रिक्ट पेट ओनरशिप लॉज होने चाहिए, प्रोहिबिट पीपल फ्रॉम केयरलेसली फीडिंग डॉग्स एवरीवेयर, एंड हमें फैसिलिटीज़ फंड करने की ज़रूरत है बाई एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन ईदर हाउस डॉग्स फॉर लाइफ, या तो ह्यूमनली उनको यूथनाइज कर दिया जाए सो दैट ये स्ट्रीट्स के ऊपर सफ़र ना करें। दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये इंडिया में भी करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है तो आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इफ़ आई डू नॉट स्पीक अप हु विल, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली ऑथर ने बताया कि ऑथर को एज अ चाइल्ड यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ऑथर की स्टोरी है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उसके लिए यहाँ पर सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपको प्रिपेयर करना है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिस्कल एलिफेंट इन फेडरलिज्म रूम, तो यहाँ पर बात की गई है कुछ स्टेट्स की जो कि ओपीएस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ओपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। ये जो स्टेट्स यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। तो जब इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है तो ये यहाँ पर ओपीएस के ऊपर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? इनके पास पैसा तो है नहीं ओपीएस को लाने के लिए, उसके बाद भी ये क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? तो बेसिकली ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेंटर इनको पैसा देगा, जब डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस होगा तो इनके पास पैसा आएगा और ये यहाँ पर ओपीएस लेकर आएंगे। मोस्ट पेरेंट्स वुड एक्नॉलेज दैट द टीनेज ईयर्स आर द टफेस्ट फेज ऑफ पेरेंटिंग, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पर नया अडल्ट माइंड होता है टीनेजर का, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना चाहता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाता है क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो सेम यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन स्टेट्स की है। स्टेट्स चाहते तो हैं कि ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, ये यहाँ पर डिसाइड करें कि कौन सा पेंशन सिस्टम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए तो सेंटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। Nearly 8 decades after the formation of the Republic, India's states have matured and ये चाहते हैं कि ये अपने डिसीजंस खुद से लें। फॉर एग्जाम्पल कि कौन से पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करें, इनकी यूनिवर्सिटीज़ कैसे स्टूडेंट्स को एडमिट करें। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट स्टेट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ही नहीं, और बेसिकली इनके पास फ्रीडम भी नहीं है कि ये फाइनेंसेस को मोबिलाइज कर सकें खुद से, इसीलिए ये सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है रिसोर्सेज के लिए। द करंट स्टैंड ऑफ जो कि यहाँ पर फ्रीबीज के इशू को लेकर चल रहा है, फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर, इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। स्टेट्स सच एज राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बंगाल, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बेसिकली यहाँ पर जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% यहाँ पर पेंशन की तरह मिलता है, कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैराडॉक्सिकली जो स्टेट्स यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इनका डेट लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब का डेट लेवल 48% ऑफ जीडीपी है, और जो स्टेट्स समझते हैं कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम पर जाना सस्टेनेबल नहीं है, ये जो स्टेट्स हैं ये ज़्यादा बेटर ऑफ हैं। तो अगर यहाँ पर जो ज़्यादा डेट वाले स्टेट्स हैं, अगर ये ओपीएस की तरफ जाएंगे तो ये जो यहाँ पर गैप है रिचर स्टेट्स और पुअरर स्टेट्स में, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। Paradoxically, states that want to implement OPS have much higher debt levels than the states that are reluctant to switch to OPS. That is, states that are in a financially worse condition want to burden their finances even more with OPS, while states that are slightly better off are more financially prudent, और ये यहाँ पर OPS को resist कर रहे हैं। पंजाब का यहाँ पर जो डेट है ये है 48% ऑफ जीडीपी, और 1/5 जो इनकम है ये सिर्फ पेंशन पर जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कितने? सिर्फ 6% ऑफ द टोटल फैमिलीज इन द स्टेट। तो 6% के लिए आप 1/5 खर्च कर दे रहे हो, तो ये एक बड़ा सवाल है। विद हाई एग्जिस्टिंग डेट, द स्टेट्स जो कि यहाँ पर ओपीएस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनके पास यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ही नहीं ओपीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट कि सेंटर इनको फंड्स प्रोवाइड करे। सेंटर कैसे फंड्स प्रोवाइड करेगा? तो बेसिकली यहाँ पर जब डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस होंगे तो सेंटर इनको फंड्स प्रोवाइड करेगा, या तो सेंटर यहाँ पर किसी से बोरो करके इनको फंड्स प्रोवाइड करेगा। टू बी श्योर सच रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सारे ही स्टेट्स जो टैक्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्स होता है,
तो ये जो यहाँ पर स्टेट्स हैं जो कि ओपीएस को इम्प्लीमेंट करें, इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट ने यहाँ पर ज़्यादा टैक्स अर्न किया उसको उतना टैक्स वापस नहीं मिल पाएगा. To be sure, such redistribution from richer states to needier ones is neither unique to India nor confined just to the OPS. The purpose of such redistribution is that कि जो states के बीच में गैप है कि कोई state यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच है, कोई state यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इनके बीच का जो गैप है इसको यहाँ पर कम किया जा सके. अनफॉर्चुनेटली जो गैप है ये इंक्रीज ही होता जाएगा. This is where it gets complicated. Just 4 large states, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Gujarat, ये net contributors है to the union government's tax pool और बाकी सारे यहाँ पर net takers हैं. Net contributors है मतलब ये ज़्यादा टैक्स देते हैं जितना उनको मिलता है उसके कंपैरिजन में. फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरी ₹100 जो कि यहाँ पर महाराष्ट्रियन पे करता है इन ऑल फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, सिर्फ 70 रुपये ही इसको वापस मिलते हैं. बट फॉर एवरी ₹100 जो कि एवरेज पंजाबी या राजस्थानी पे करता है तो यूनियन गवर्नमेंट इनको वापस देती है 150 रुपये. नेक्स्ट हम चलते हैं द वर्कर विदाउट डिग्निटी. तो बेसिकली यहाँ पर एक मूवी की बात की गई. मूवी का नाम है ज़्यूगाटो, जो कि यहाँ पर दिखाता है कि जो इनफॉर्मल गिग इकॉनमी है इसकी जो एफिशिएंसी है इसके पीछे डार्कनेस कितनी ज़्यादा है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंस्टामार्ट 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर कर देता है, ब्लिंकिट ये सब यहाँ पर 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं. तो इतनी एफिशिएंसी है कैसे और इस एफिशिएंसी के पीछे काम कैसे चल रहा है. What does it mean to do a job which does not see you as a person, does not acknowledge your humanity? तो ये यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स की स्टोरी बताई गई है. द ओनर्स आर इनविजिबल एंड एक्सट्रैक्टिव. जो कंज्यूमर बिलीव्स कि सिर्फ उनके ही राइट्स हैं और उनके राइट्स यहाँ पर वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर के कोई राइट्स नहीं है. जो फूड डिलीवरी पार्टनर है इसको अपनी डिग्निटी ट्रीट करनी पड़ती है जब ये रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है, या तो कंज्यूमर इसको कह रहा होता है कि आपने इतना लेट ऑर्डर क्यों किया. The food delivery partner treats his dignity one delivery at a time, one restaurant wait at a time at low pay. If a consumer decides to complain तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है. बेसिकली इनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है. It is performed with an end in mind to survive to eat. तो बेसिकली यहाँ पर कोई इंसान क्यों काम करता है? क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहता है. To eat, to consume, to have a place to live. But work is also, काम हमें कहीं ना कहीं आज़ादी देता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स के काम को देखो तो ये आज़ादी नहीं दे रहा है. But work is also our way of independence, of slowly figuring out who we are and finding a space to express our sense of self. तो ये यहाँ पर बताया गया है. अब हम चलते हैं आगे. क्रेडिट स्विस एंड ग्लोबल बैंकिंग टर्मोइल. तो बेसिकली यहाँ पर जो क्रेडिट स्विस है इसको टेक ओवर कर लिया गया है बाय UBS. ओवर द वीकेंड क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंक्स इन ग्लोबल हिस्ट्री, ये यहाँ पर बिक गया है UBS को. दिस इज अ स्पेक्टेकुलर कोलैप्स फॉर द 166-year-old बैंक. और अगर हम देखें तो पिछले 10 दिनों में ये तीसरा मेजर बैंक है जो कि कोलैप्स हुआ है. अ फ्लरी ऑफ कोलैप्सेस. तो सिलिकॉन वैली बैंक हमने देखा कोलैप्स हुआ है. सिलिकॉन वैली बैंक में हमने देखा बैंक रन हो गया और बैंक रन के बाद हमने इस बैंक को कोलैप्स होता हुआ देखा. अब यहाँ पर बैंक रन क्यों हुआ था? For instance, Credit Suisse saw a steady dip in investor confidence as it lost big chunks of money by investing in firms. तो Credit Suisse ने यहाँ पर पैसा ऐसे फर्म्स में इन्वेस्ट किया था जो कि बैंकरप्ट हो गए, जो कि दिवालिया हो गए. In 2021 alone, it lost $10 billion with the fall of Greensill Capital and और यहाँ पर दूसरे में इन्वेस्ट किया था जहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया. फिर सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो सिलिकॉन वैली ने जो भी इनके पास डिपॉजिट थे इन्होंने इसको इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म US गवर्नमेंट बॉन्ड्स में. ठीक है, अब इन्होंने लॉन्ग टर्म US गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो इन्वेस्ट कर दिया. जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था तब इंटरेस्ट रेट कम हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर US फेडरल रिजर्व ने लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना शुरू किया इन्फ्लेशन को कम करने के लिए. और जब इन्होंने बॉन्ड सेल किए तो इनको यहाँ पर लॉस के ऊपर सेल करने पड़ गए. अब इन्होंने सेल किए ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं ये इनसे पैसा मांगने लग गए थे. व्हेन डिपॉजिटर्स वांटेड टू विड्रॉ कैश, सिलिकॉन वैली बैंक हैड टू सेल इट्स बॉन्ड्स. और जब इन्होंने बॉन्ड्स को बेचा तो उनको लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लॉसेस हो गए, जिसकी वजह से हमने देखा कि सिलिकॉन वैली बैंक यहाँ पर कोलैप्स हो गया. तो बेसिकली बात ये है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तब तो बैंक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब यहाँ पर US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बाद हमें बैंक्स कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं. और इसीलिए अब यहाँ पर US फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से पहले 10 बार सोचने की ज़रूरत है कि कहीं यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए. The second way to look at these collapses is to examine the macro picture. Macro picture क्या है कि पहले यहाँ पर लूज मॉनेटरी पॉलिसी हुआ करती थी, बहुत सारा पैसा प्रिंट किया जा रहा था सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे 0% इंटरेस्ट रेट पर. और उसके बाद क्या हुआ, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया तो शार्प टाइटनिंग की गई, इंटरेस्ट रेट हर जगह इंक्रीज़ किए गए क्योंकि मनी सप्लाई को रिड्यूस करना था, इन्फ्लेशन को यहाँ पर कम करना था. चीप मनी
अलाउड बैंक्स एंड बिजनेसेस, और जिसकी वजह से ये यहाँ पर रिस्की बेट्स ले रहे थे। मैनी आर रियलाइजिंग कि इनके पास इनफ टाइम नहीं है टू डील विद द सडन स्पाइक। सेंट्रल बैंक्स के लिए क्या वरी है? तो सेंट्रल बैंक्स के लिए ये वरी है कि अब इनको सोचना है कि इनको इंटरेस्ट रेट किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते गए तो हमें और ज़्यादा बैंक्स कोलैप्स होते हुए दिखेंगे। हाउएवर रीसेंट एक्शन सजेस्ट द फेड एंड अदर सेंट्रल बैंक्स आर acutely concerned about the financial system freezing and banks running out of money because of sudden runs। तो ऐसे सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और यहाँ पर जो क्रेडिट स्विस है इसको यहाँ पर बेचा जा रहा है टू यूबीएस। तो यूबीएस और क्रेडिट स्विस की प्रेजेंस क्या इंडिया में है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यूबीएस को बैंकिंग लाइसेंस मिला था आरबीआई से 2009 में, लेकिन 2013 में इसने अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर लिया था और इसने लाइसेंस को वापस कर दिया था। क्यों वाइंड अप कर लिया था? क्योंकि बासल नॉर्म्स आ गए थे एंड बासल नॉर्म्स के तहत बेसिकली यहाँ पर सुपरविजन इंक्रीज हो गया था। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर ये कहा गया था कि आपको यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल रखने की ज़रूरत है। तो दीज इंटरनेशनली एग्रीड नॉर्म्स डेवलप्ड बाय द बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एम टू स्ट्रेंथन रेगुलेशन, supervision and risk management in banks after the 2007-9 global financial crisis। The Basel III norms forced a number of foreign banks कि ये अपने operations को curtail करें in markets like India, और जिसकी वजह से इन्होंने लाइसेंस वापस कर दिया था। While UBS was one of the first banks जिसने कि बैंकिंग बिजनेस से एग्जिट किया था इंडिया से, UBS सिक्योरिटीज जिसने कि एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लाइसेंस लिया था फ्रॉम द सेबी, ये उसके बाद भी ऑपरेशनल था। फिर अगर हम यहाँ पर क्रेडिट स्विस की बात करें, करेंटली इट हैज़ अ 1.5% शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। तो फॉरेन बैंक्स के जो भी एसेट्स हैं उसमें 1.5% जो शेयर है ये है क्रेडिट स्विस का। तो बेसिकली इनकी प्रेजेंस इंडिया में तो है। नेक्स्ट है अनरेस्ट इन इजराइल, पुश बैक इन द स्ट्रीट्स। इसराइल में क्यों अनरेस्ट चल रहा है? तो बेसिकली इसराइल में यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म की बात की गई है। जुडिशियल रिफॉर्म ऐसा जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पर ज़्यादा पावर दे रहा है। Protesting his government's plan to reform the judicial system, they say Netanyahu ultra-right coalition has declared war on Israel's democracy, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। नेसेट क्या है? तो बेसिकली जो इसराइल का पार्लियामेंट उसको नेसेट कहते हैं। The Knesset passed a law enabling anyone convicted of any offense but not sentenced to prison, ये यहाँ पर मिनिस्टर की तरह सर्व कर सकता है। वेस्ट बैंक प्लान्स, तो वेस्ट बैंक क्या इसराइल के प्लान्स थे? तो बेसिकली इसराइल क्या कर रहा था, ये अपनी पॉपुलेशन को वेस्ट बैंक वाले एरिया में सेटल कर रहा था। और अगर ये वेस्ट बैंक वाले एरिया में सेटल कर रहा है तो जो यहाँ पर यूएन का सोल्यूशन था टू स्टेट सोल्यूशन, ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा अगर इसराइल अपनी पॉपुलेशन को वेस्ट बैंक में सेटल करेगा। और इसराइल काफ़ी हद तक अपनी पॉपुलेशन को सेटल कर भी चुका है वेस्ट बैंक में। इन 2016 विद द यूएस abstaining, the UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना वोटेड इन द सिक्योरिटी काउंसिल इन फेवर ऑफ अ रेजोल्यूशन दैट सेड कि जो इजरायली सेटलमेंट है वेस्ट बैंक में इनका कोई लीगल बेसिस नहीं है और ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं। देयर एग्जिस्टेंस एंड क्रीपिंग एक्सपेंशन ऑफ द सेटलमेंट्स इज व्यूड इंटरनेशनली एज एंटीथेटिकल टू द टू स्टेट सोल्यूशन टू द इजराइल पैलेस्टाइन इशू। तो ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है तो फेल हो जाएगा अगर वेस्ट बैंक में भी यहाँ पर इसराइल की पॉपुलेशन आकर रहने लग जाए। अल्टीमेटली द सिक्योरिटी काउंसिल पुट आउट अ स्टेटमेंट दैट ओनली रीइटरेटेड दैट कि जो इजरायली सेटलमेंट एक्टिविटीज़ हैं ये डेंजरसली इम्पेरल कर रही हैं द वायबिलिटी ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन बेस्ड ऑन द 1967 लाइन्स। फिर जुडिशियल ओवरहॉल प्लान क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म की जा रही है। इसराइल में क्या होता है, इसराइल में एक कमेटी होती है जो कि जजेस को सेलेक्ट करती है। तो उनका ये कहना है कि जो कमेटी होगी इसमें गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। अब हम चलते हैं आगे। इकॉनमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। गवर्नमेंट एसेसेस की बेसिकली जो फाइनेंशियल टर्मोइल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया, क्रेडिट स्विस कोलैप्स हो गया, तो इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा? जब आप प्रिपरेशन में नए होते तो आपको लगता है कि इकॉनमी पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इकॉनमी पेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपको लगता है। आपको ये ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है कि यहाँ पर रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है और स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन आपको ये बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है। नहीं, ये नहीं पढ़ना होता है। मुंद्रा प्रोजेक्ट येट टू टाई अप फाइनेंसेस, तो मुंद्रा कहाँ पर है? गुजरात में, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। जो चाइना के प्रेसिडेंट है ये रशिया आए हुए हैं। तो चाइना शी अराइव्स इन मॉस्को फॉर 3-day ट्रिप, फर्स्ट सिंस रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन। रशिया और चाइना बात ज़रूर कर रहे हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप है ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो चाइना है ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। चाइना अपने बारे में कैसे ज़्यादा सोच रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर वॉशिंगटन ने चाइना से ये कहा कि आपको वेपन्स नहीं देने हैं रशिया को, तो चाइना ने वेपन्स नहीं दिए रशिया को। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना का ये, चाइना यहाँ पर सबकी गुड बुक्स में आना चाहता है। ऑल्दो दे बोस्ट ऑफ अ नो लिमिट्स पार्टनरशिप, बेजिंग हैज़ conducted a China first policy. It has shrunk from supplying Russia's military, a move that could worsen relations with Washington and turn important European trade partners against Beijing.
ऑन द अदर हैंड क्या किया है यहाँ पर चाइना ने, इट हैज़ रिफ्यूज टू कंडेम मॉस्कोज एग्रेशन एंड क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न सैंक्शंस। यहाँ पर मॉस्को के अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगाए गए, और बेसिकली यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है इसने व्लादिमीर पुतिन को प्रोवोक किया है मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। ही वेलकम चाइनाज प्रपोजल्स। बेसिकली यहाँ पर चाइना ने ये कहा है कि चाइना एक पॉलिटिकल सेटलमेंट कराना चाहता है कीव में, और रशिया ने ये कहा कि ठीक है हम भी यहाँ पर टॉक्स के लिए ओपन है, हम भी यहाँ पर टॉक्स करेंगे। मॉस्को एंड बीजिंग शेयर अ कॉज। दोनों ही कंट्रीज का ये कहना है कि वॉशिंगटन इनको आइसोलेट करना चाहता है। वॉशिंगटन इनको क्यों आइसोलेट करना चाहता है, चाइना और रशिया को? क्योंकि वॉशिंगटन यहाँ पर, क्योंकि ये जो दोनों कंट्रीज है रशिया और चाइना, ये चैलेंज कर रहे हैं जो वॉशिंगटन की ग्लोबल लीडरशिप है इसको। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है, तो पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स, और उसके बाद आप पे कर सकते हो वाया यूपीआई टू द मेंशन यूपीआई आईडी। देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन ईमेल आईडी, और ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। तो फर्स्ट पेज पर हमने सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस किया कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, और इसके अलावा हमने जापान जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की, इंडिया को G7 के लिए इन्वाइट किया, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देन हमने वन वेब के बारे में डिस्कस किया, और जो यहाँ पर स्पेस सेक्टर है इसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया था 2020 में, और उसके बाद से हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं स्पेस सेक्टर में। इंडिया अभी कंट्रोल करता है 2%, और इंडिया को इसको इंक्रीज़ करना है 10% बाई 2030। फिर यहाँ पर हमने देखा जो डॉग ह्यूमन कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको लेकर क्या हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्टेट्स OPS की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बैड इकॉनमी क्यों है इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर हमने गिग इकॉनमी के बारे में डिस्कस किया, क्रेडिट स्विस एंड ग्लोबल बैंकिंग टर्मोइल, तो ये सब कुछ यहाँ पर कोलैप्स क्यों हो रहा है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर जो इजराइल है ये क्या कर रहा है, तो ये यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर मुद्रा के बारे में डिस्कस किया है, चाइनाज शी अराइव्स इन मॉस्को। तो यहाँ पर बेसिकली चाइना के बारे में हमने डिस्कस किया कि चाइना ने ये कहा है कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल सोल्यूशन ऑफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, कॉल पर भी बात करेंगे, जो यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, और रशिया ने भी कहा कि रशिया भी यहाँ पर ओपन फॉर टॉक्स है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।